Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है यूनिट वाइज वो डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अगर हम बात करें सोशियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर की, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपके पास 12 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने सिर्फ 9 क्वेश्चंस एग्जाम में करने होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एंटायर सिलेबस में से आने हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की मैंने जो वीडियोज़ है अपलोड की हैं तो पहले आप वो वीडियोज़ कंप्लीट करो, ताकि आप वो वीडियोज़ जब कंप्लीट करोगे तो 18 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ उसी वीडियो में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ वही अपलोड किए हैं जो मैंने आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में कवर नहीं करवाए थे। अगर आपने सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो देखी होगी तो मैंने हर यूनिट में से एक टॉपिक आपका स्किप करवाया था, जिसमें मैंने बोला था कि मैं आपको एंड में शॉर्ट क्वेश्चंस करवा दूंगी उस टॉपिक के। तरीके से आपका सोशियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का एंटायर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 1, हु यूज्ड द टर्म सोशल स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वॉज हर्बर्ट स्पेंसर who first time used the word social structure। पहली बार social structure word किसने यूज़ किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। प्लीज़ नंबरिंग पे क्वेश्चंस की ध्यान मत देना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही पिक्चर मैंने यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर वीडियो में लगाई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कस्टम। When folkways become more stable, they take the form of custom। जब कोई ऐसे प्रैक्टिसेस हम डेली बेसिस पे करते हैं और वो फेमस हो जाती हैं, काफ़ी लोग उसको फॉलो करते हैं, तो वो एक रीति रिवाज बन जाता है, कस्टम बन जाता है। दीज आर कलेक्टिव बिहेवियर। अब जो भी कस्टम होता है कोई एक इंसान या 2 या 3 लोग नहीं करते, कलेक्टिवली काफ़ी लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, विच पीपल एक्सेप्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। लोग जो है उस कस्टम को फॉलो करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल विच एक्सर्ट प्रेशर ऑन इंडिविजुअल टू बिहेव इन अ स्पेसिफिक वे। तो कस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी सोसाइटी का, जिसमें लोगों को कंट्रोल किया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है लोगों को आपने एक पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव करना है। जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं हमें ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस तरीके से एक्टिविटीज़ करेंगे। व्हाइल अडॉप्टिंग कस्टम्स इंडिविजुअल स्टार्ट टू फॉलो द सोशल रूल्स। तो जब भी हम कोई रीति रिवाज करते हैं तो सोसाइटी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो कर एक पर्टिकुलर चीज़ को किया जाता है। दीज आर सोशल हेरिटेज ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। भी कस्टम्स होते हैं वो हमारी सभ्यता से कनेक्टेड होते हैं, तो इसीलिए ये ट्रांसमिट किए जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट इज अ सिचुएशन व्हेन स्टार्ट्स एट द टाइम व्हेन वन इंडिविजुअल नीड्स टू परफॉर्म मेनी रोल्स एट अ गिवन टाइम। रोल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि सोसाइटी के अंदर हर एक इंडिविजुअल का एक रोल होता है और एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एक इंडिविजुअल सिर्फ एक रोल नहीं, बहुत सारे रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। वो फादर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, सन हो सकता है किसी का, फिर ऑफिस में वो एम्प्लॉय होता है, ठीक है, या फिर वो CEO हो सकता है, कंपनी का बॉस हो सकता है। तो एक ही पर्टिकुलर टाइम पर बहुत सारे रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल। जब वो उन सारे रोल्स में एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता या उसे प्रॉब्लम होती है बैलेंस मेंटेन करने में, तब जो है रोल कॉन्फ्लिक्ट जैसी प्रॉब्लम अराइज होती है। अ पर्सन हैज़ मेनी रोल्स एंड सर्टेन एक्सपेक्टेशंस आर एसोसिएटेड विद ईच रोल। हर रोल के साथ उसके साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप फादर हो आप फैमिली की टेक केयर करोगे, अगर आप कंपनी के बॉस हो तो कंपनी जो है वो लॉस में नहीं जानी चाहिए, आप सारे एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखोगे। तो इस तरीके से हर रोल के साथ अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर इंसान वो सारी एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं कर पाता तो रोल कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशंस अराइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिबिलियन। Meaning of rebellion is that when one group of society refuses to accept the norms, values sanctioned by the other group। So rebellion का मतलब होता है जब कोई एक ग्रुप सोसाइटी के दूसरे ग्रुप की बात मानने से मना कर देता है, वो रिफ्यूज़ कर देता है कि आपके बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स हम फॉलो नहीं करेंगे। होता है अपने ही तरीके से रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, जो नॉर्म्स हैं वैल्यू सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से रिबिलियन ग्रुप वो ग्रुप होता है जो दूसरे बनाए हुए ग्रुप्स की बातें नहीं सुनते हैं, उसको फॉलो नहीं करते, अपने ही रूल्स रेगुलेशन और वैल्यू सिस्टम बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। ये रिबिलियन ग्रुप ज़्यादातर स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, बहुत बड़े ग्रुप नहीं होते हैं और पावरलेस ग्रुप्स होते हैं।
ज़्यादा कोई बड़ा ह्यूज चेंज नहीं ला पाते हैं सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज द सिस्टमैटिक सिस्टम मेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, यूनिट्स, रिलेशन एटसेट्रा। तो किसी भी ग्रुप द्वारा बनाया गया एक सिस्टमैटिक सिस्टम, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। इट इज़ दैट वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इसमें बहुत सारे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनमें कोई सोशल रिलेशन होता है विच कम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन्स हुज डिफरेंट पार्ट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो जो भी वहाँ पर मेंबर बनेगा उस ग्रुप का और जो भी वहाँ पर पर्सन इन्वॉल्व होंगे उन सब के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होगा, एक दूसरे के बीच में रिलेशन होगा, और एवरी पार्ट वर्क स्पेसिफिकली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर। जितने भी वहाँ पर ह्यूमन्स होंगे या मेंबर्स होंगे उस ग्रुप का पार्ट होंगे, वो क्या करेंगे, स्पेसिफिकली वर्क करेंगे अपने लेवल पर, ताकि वो जो सिस्टम है, जो पैटर्न उन्होंने बनाया वो प्रॉपरली वर्क कर सके। दीज पार्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट। जितने भी उसके मेंबर्स होंगे, जितने भी उस स्ट्रक्चर के पार्ट होंगे, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। इंडिविजुअली अलग होकर कोई भी काम नहीं कर पाएगा। चेंज इन वन विल डेफिनेटली अफेक्ट द अदर। अगर किसी एक पार्ट में या एक मेंबर में या एक किसी सिस्टम में चेंज आता है उस स्ट्रक्चर के, तो वो पूरा स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस स्ट्रक्चर में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो सारी इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ सोशल चेंज। तो सोशल चेंज यानी सोसाइटी में चेंज लाने का एक तरीका यानी एक टाइप एवोल्यूशन भी है। वर्ड एवोल्यूशन इज एन इंग्लिश वर्ड विच वॉज कम आउट ऑफ द लैटिन वर्ड एवोल्यूर हुज मीनिंग इज टू एक्सपैंड एक्सटर्नली। तो ये जो वर्ड है एवोल्यूशन, ये एक इंग्लिश वर्ड है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से, एवोल्यूर से, जिसका मतलब होता है एक्सपैंड, धीरे धीरे एक्सपैंड करना, चेंज करना। सोसाइटी में जो चेंज आता है ना एवोल्यूशन की वजह से, वो बहुत ही स्लो होता है। काफ़ी सालों बाद वो चेंज आ पाता है, धीरे धीरे इन्वॉल्व होती है चीज़ें और देन वो चेंज दिखता है हमें। इन दिस वे एवोल्यूशनरी चेंज इज दैट चेंज इन विच कॉन्टिन्यूस चेंज कम्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। काफ़ी सालों तक कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहता है और एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है, तब जाके एवोल्यूशन आता है सोसाइटी के अंदर। इट इज़ अ प्रोसेस विच मूव्स फ्रॉम सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी। एवोल्यूशन के अंदर कोई भी चीज़ जो है, जो सिंपल है, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है, यानी सिंपल चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है अगर उसमें एवोल्यूशन के थ्रू चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन के कोई 3 फीचर्स बताने हैं। सबसे पहला है सोशल एवोल्यूशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूस लगातार होता रहता है, तब जाकर चेंजेस वहाँ पर हो पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है सोशल एवोल्यूशन डज नॉट हैव एनी एक्सटर्नल प्रेशर। जो भी सोसाइटी के अंदर एवोल्यूशन यानी चेंजेस आते हैं वो बाहर की तरफ से प्रेशर लगाकर नहीं आते। सोसाइटी में कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर से इफेक्ट डाल रहा है सोसाइटी पे, उसकी वजह से नहीं आते। जो वहाँ पर इंटरनल फैक्टर्स मौजूद होते हैं उसके कारण सोसाइटी में चेंज आता है। बट पॉइंट है एवोल्यूशनरी चेंजेस ऑलवेज गोज फ्रॉम सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी। जो एवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं वो एक सिंपल चीज़ को कॉम्प्लेक्स यानी डिफिकल्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेजेस Morgan has given of evolution of economic life of man. Morgan has given 4 stages of evolution of economic life of man, कि किस तरीके से एक इंसान की जो आर्थिक लाइफ है वो चेंज हुई है, इवॉल्व हुई है टाइम के साथ। सबसे पहले मैन जो थे वो हंटर एंड फूड गैदरर्स थे, कि सिर्फ हंट कर कर और फूड को गैदर कर कर इकट्ठा कर कर वो लोग अपना जो लाइफ है वो सस्टेन करते थे। फिर दूसरी स्टेज आती है पेस्टोरल स्टेज, जब उन्होंने जो एनिमल्स हैं वो रखने स्टार्ट किए। थर्ड स्टेज तब आती है जब उन्होंने एग्रीकल्चरल वर्क करना स्टार्ट किया। फिर फोर्थ स्टेज आती है जब टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो जाती है और हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको चलाना स्टार्ट किया। तो ये एवोल्यूशन है जो कि काफ़ी सालों बाद जो है इकोनॉमिक लाइफ जो है इंसान की चेंज होती है। ये किसने दी हमें? मॉर्गन ने। नेक्स्ट आपका थियोलॉजिकल स्टेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ध्यान से लर्न करना, शायद आपके एग्जाम में आ सकता है। कॉमेट थियोलॉजिकल स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो थियोलॉजिकल स्टेट है ये कॉमेट ने दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम इन दिस स्टेज द थॉट्स ऑफ मैन वर टोटली इमेजिनरी। अब यहाँ पर कॉमेट के अकॉर्डिंग जो एक इंसान के थॉट्स होते हैं वो टोटली इमेजिनेशन पे बेस्ड होते हैं। Man sees, believes and understand everything as a result of God's action at that time. पहले के टाइम में इंसान जो भी देखता था, विश्वास करता था या समझता था, तो उनके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें कौन कर रहा है? गॉड। तो गॉड की ही बनाई हुई ये सारा स्ट्रक्चर है और गॉड ही उसमें चेंजेस कर रहे हैं।
कॉन्सेप्ट वॉज दैट इन ऑल द थिंग दैट ऑल माइटी पावर एग्जिस्ट, कि सारे कॉन्सेप्ट, सारी पावर के पीछे किसका हाथ है? ऑल माइटी यानी गॉड का. इट वॉज सो बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द लॉज दैट गवर्न द वर्किंग ऑफ दोज थिंग. एशियंट टाइम में जो ह्यूमंस थे उनको कोई भी लॉज की नॉलेज नहीं थी, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्सेस, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट से वो अनअवेयर थे, की वजह से उन्हें लगता था कि ये सारी चीज़ें गॉड से कनेक्टेड हैं. At this primitive stage, man believed that there was another world apart from this world. तो पहले के टाइम में लोगों को ये लगता था कि इस दुनिया के अलावा एक और दुनिया भी है जिसको जो है गॉड कंट्रोल कर रहे हैं, और वहाँ पर सारी सुपर चीज़ें जो है वो रहती हैं. उस टाइम पर ह्यूमंस को लगता था कि जितने भी सुपर थिंग्स हैं वो इस वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं उस पर इफेक्ट डालते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं. तो ये एक थियोलॉजिकल स्टेज थी जो किसने दी थी? कॉमेट ने. और इस थियोलॉजिकल स्टेज में उन्होंने क्या बोला है कि जो ह्यूमंस थे वो अनअवेयर थे, जितनी भी चीज़ें उनके आसपास हैं वो उनके पास कोई भी साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, कोई कॉन्सेप्ट वो नहीं जानते थे, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करते थे गॉड से और सुपर थिंग्स से. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाफिजिकल स्टेज. कॉमेट सेज दैट दिस स्टेज इज़ एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन इन मॉडर्न सोसाइटी. कॉमेट ये कहते हैं कि ये स्टेज तब शुरू हुई थी जब मॉडर्न सोसाइटी में रेवोल्यूशन यानी क्रांति आ रही थी, चेंजेस आ रहे थे काफ़ी फास्ट स्पीड पे. और ये स्टेज स्टार्ट होती है 14th सेंचुरी में और लास्ट कब तक रहती है? 19th सेंचुरी तक. इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्टेड ऑटोमेटिकली, कि पहले जब फर्स्ट पार्ट में इसमें जो भी चेंजेस हुए वो अपने आप ही हो रहे थे, किसी ने उसको स्टार्ट नहीं किया था. रेवोल्यूशनरी फिलोसफी केम आफ्टर द एडवेंट ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म इन 16th सेंचुरी, और बाद में प्रोटेस्टेंटिज्म की जो लहर है 16th सेंचुरी में वो स्टार्ट होती है. तो सेकेंड पार्ट इसका कब शुरू होता है? 16th सेंचुरी में, जिसका मेन एम क्या रहता है कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट वर स्टार्टेड हुज मेन एम वाज अ सोशल चेंज. बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं सोसाइटी में जिनका मेन काम क्या रहता है? सोसाइटी में चेंजेस लाना. प्रोटेस्टेंटिज्म केम इनटू बीइंग इन विच देयर वाज अ कंप्लीट अथॉरिटी टू चेक टू रीज़न. तो प्रोटेस्टेंटिज्म में कोई भी ऐसी चीज़ को फॉलो करने से मना किया जाता है जिसके पीछे कोई लॉजिक, कोई रीज़न या साइंटिफिक थ्योरी ना हो. हर एक चीज़ को अगर फॉलो किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक और रीजनिंग होनी चाहिए. तो इस चीज़ की शुरुआत होती है 16th सेंचुरी में. हैज़ गिवन अ व्यू दैट देयर इज़ नो लिमिट ऑफ रीज़न एंड बिकॉज ऑफ विच स्पिरिचुअलिज्म वॉज डिक्रीज्ड. अब इसके पीछे उन्होंने बोला कि रीजनिंग, लॉजिक की कोई लिमिट नहीं है, हर जगह में हम रीजनिंग और लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं. और जो स्पिरिचुअलिज्म है, जहाँ पर हम स्पिरिट्स की बात करते हैं, हम सुपर चीज़ों की बात करते हैं, वो सारी की सारी टाइम के साथ कम हो गई और उनका इफेक्ट जो भी था सोसाइटी पे वो कम होना स्टार्ट हुआ. लोगों ने लॉजिकली हर चीज़ को सोचना स्टार्ट किया, हर चीज़ के पीछे रीज़न सोचना शुरू किया. तो हेयर रीज़न डेवलप्स इन ह्यूमन थिंकिंग. ये था आपका मेटाफिजिकल स्टेज अकॉर्डिंग टू द कॉमेट. आपका क्वेश्चन है मिलिट्री सोसाइटी. अगेन ये मिलिट्री सोसाइटी का कॉन्सेप्ट कॉमेट ने दिया है. इन मिलिट्री सोसाइटीज़ रूल्स वर ऑल्सो एक्सेप्टेड एज दे वर गिवन बाय द गॉड. तो मिलिट्री सोसाइटीज़ के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको एक्सेप्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि गॉड ने उन रूल्स को बनाया है, तो हर कोई उसे फॉलो करता है. नो वन आइदर कैन ब्रेक दीज रूल्स. कोई भी उन कानूनों को तोड़ता नहीं है. नो वन कैन सी देम इन द डाउट. कोई भी उस कानून पर शक तक नहीं करता, कोई सवाल नहीं उठाता उन रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ. द नेचर ऑफ मिलिट्री रिलीजियस सोसाइटीज़ वॉज अगेंस्ट द साइंस. ऐसी जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं वो साइंस, लॉजिक, रीजनिंग के टोटली अगेंस्ट होती हैं. वॉज बेस्ड ऑन द ओनरशिप एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड. ऐसे जो सोसाइटीज़ होती हैं वो ओनरशिप पे बेस्ड होती है, यानी कि किसी एक या दो या कोई रिच पर्सन होगा या फैमिली होगी उसके हाथ में कंट्रोल रहेगा पूरी सोसाइटी का और वो एक्सप्लॉयट करेंगे लैंड को या ह्यूमंस को अपने बेनिफिट के लिए. इन दिस सोसाइटी फैमिली वॉज द सेंट्रल यूनिट एंड द मेन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर जो मेन सेंट्रल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो फैमिली होता है, और फैमिली जो है वही इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है. क्योंकि उस टाइम पे कोई मार्केट सिस्टम नहीं इस्टेब्लिश था अर्निंग करने के लिए. पूरी फैमिली मिलकर काम किया करती थी एग्रीकल्चर का, ताकि वो लोग अर्न कर सके अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए. आपका क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल सोसाइटी. इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब है साइंटिफिक स्टेज ऑफ नॉलेज, कि ऐसी स्टेज जिसमें इंडस्ट्रीज ओपन हो गई, मशीन्स लगनी स्टार्ट हो गई इंडस्ट्रीज़ में. और ये स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है 18th सेंचुरी में. इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होती है हर कंट्री में. सबसे पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी की शुरुआत इंग्लैंड में होती है
देन धीरे धीरे जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बननी स्टार्ट होती हैं। विद इंडस्ट्रीज साइंटिफिक आउटलुक डेवलप्स इन सोसाइटी। जैसे ही इंडस्ट्रीज़ लगती हैं लोगों का साइंटिफिक आउटलुक हो जाता है, क्योंकि जितनी भी मशीन्स हैं उसके थ्रू जो भी प्रोडक्शन का काम किया जा रहा है वो सारा का सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इफेक्ट्स ऑफ सोशल लेजिस्लेशन, यानी कि सोसाइटी को ठीक करने के लिए जो भी नए कानून बनाए गए उसका क्या इफेक्ट पड़ा सोसाइटी पर। सबसे पहला है चेंज इन सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़। 1955 के अंदर अनटचेबिलिटी एक्ट पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग हर इंसान इक्वल है, हर किसी को इक्वल राइट्स मिलेंगे। इवन लोअर कास्ट के लोगों को भी इक्वल राइट दिए गए उस टाइम पर, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इस एक्ट में लिखा हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने इक्वली ट्रीट करना स्टार्ट किया लोअर कास्ट के लोगों को। सेकेंड पॉइंट है इंटरकास्ट मैरिजेस। 1954 में हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो पास किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें ये गिवन था कि कास्ट पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अगर आपने किसी और कास्ट में भी मैरिज करनी है आप कर सकते हो, जिसकी वजह से इंटरकास्ट मैरिजेस जो थी वो होनी स्टार्ट हो गई और जो भी उससे रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी खत्म हो गई सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। एशियन टाइम्स में बहुत सारे सोसाइटी में इविल्स यानी बुराइयां थी हिंदू समाज के अंदर जो स्पेसिफिकली मैरिज सिस्टम से ही कनेक्टेड थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, पॉलीगैमी, एक पर्सन का एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ मैरिज करना। सो टू रिमूव दीज इविल्स रिलेटेड टू मैरिज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द बिल ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। इन सारी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए समाज से तो गवर्नमेंट ने बिल ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इम्प्लीमेंट किया था पूरे भारत में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग पॉलीगैमी जो है उसको इलीगल बोला गया कि आप सिर्फ एक टाइम पर एक ही पार्टनर से मैरिज कर सकते हो, अगर आप उससे ज़्यादा करोगे तो वो इलीगल माना जाएगा और पनिशेबल है अंडर लॉ। उसके अलावा जो हिंदू मैरिज एक्ट था उस टाइम पर वहाँ पे जो बॉयज़ की मैरिज एज थी वो 21 की गई थी और गर्ल्स की 18, बट अभी इस चीज़ में अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने दोनों की जो मैरिज एज है फॉर द गर्ल्स एंड द बॉयज़ वो इक्वल कर दी है 21 ईयर्स। क्वेश्चन है इफेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन ऑन ऑक्यूपेशन, कि सरकार ने किस तरीके से कानून बनाकर जो जॉब्स हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, उस पर जो है चेंजेस किए हैं और इसका क्या असर देखने को मिला है। सबसे पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि सरकार कभी भी किसी भी कास्ट, क्लास, जेंडर या रिलीजन के लोगों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। किसी के पास ये राइट है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी ऑक्यूपेशन जो है वो चुन सकते हैं, जो उन्होंने काम करना है अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। नाउ एनीवन कैन बिकम डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, IAS। इन अर्लियर टाइम ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन वॉज डिपेंडेंट अपॉन हिज कास्ट। पहले के टाइम में आपकी जो ऑक्यूपेशन आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग होती थी, आप चेंज नहीं कर सकते थे, बट गवर्नमेंट ने इसको कानून बनाकर चेंज कर दिया है। आज अगर आपके पास एबिलिटी है आप कोई भी काम कर सकते हो, अपने स्टेटस को इंक्रीज कर सकते हो सोसाइटी में। क्वेश्चन है इफेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशंस ऑन रिलीजन, किस तरीके से गवर्नमेंट ने कानून बनाकर रिलीजियस सिस्टम को भी ठीक किया। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यानी कोई भी धर्म जो है इंडिया का एक नहीं है। इंडिया में जितने भी धर्म है सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सबको इक्वली रिस्पेक्ट मिलेगी। किसी एक गवर्नमेंट को किसी एक रिलीजन को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। Many provision in the constitution has been given that state will not discriminate with anyone on the basis of religion, caste, gender, color, etc. कि गवर्नमेंट किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं करेगी धर्म को लेके, और ना ही किसी एक धर्म को जो है फोर्स करेगी लोगों को अपनाने के लिए। क्वेश्चन है गिव सम नेम्स ऑफ द लॉज पास्ड बिफोर इंडिपेंडेंस, कि इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले जो सोसाइटी को चेंज करने के लिए कानून लाए गए थे वो कौन से हैं। सबसे पहले सती प्रथा प्रोहिबिशन एक्ट 1829, कि जो विडो वुमेन है जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है उनको उनके हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था, तो इस सिस्टम को चेंज किया गया इस एक्ट के थ्रू। सेकंड, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, की जो विडोज़ हैं उनकी रीमैरिज हो सकती है अगर वो चाहें तो ये 1856 के एक्ट के थ्रू लागू किया गया था। थर्ड है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, कि इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गिव सम नेम्स ऑफ द लॉज पास्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद कुछ जो लॉज इंप्लीमेंट किए गए थे। सबसे पहला अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, कि किसी भी कास्ट क्लास के लोगों के साथ अनटचेबिलिटी जैसा, डिस्क्रिमिनेशन जैसा जो बिहेवियर है वो नहीं किया जाएगा। सेकेंड है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, डॉटर्स होंगी उनका भी इक्वल राइट होगा अपने फादर की प्रॉपर्टी में। सो मदर, डॉटर एंड सन
सबका इक्वल राइट होगा फादर की प्रॉपर्टी में, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की दहेज प्रथा को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव फैक्टर्स ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। जितने भी कानून लाए गए थे सरकार की तरफ से, उससे जो वुमेन का स्टेटस है उस पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। स्टेटस ऑफ वुमेन वॉज नॉट गुड इन द एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में उनकी पोजीशन, उनका स्टेटस अच्छा नहीं था। एक्चुअली उनको एज अ मेड समझा जाता था घर की, और बहुत सारे जो कस्टम्स है, जो रीति रिवाज, जैसे सती प्रथा और विडो मैरिज ना होने देना, डाउरी सिस्टम, चाइल्ड मैरिजेस, इन्फेंटिसाइड, गर्ल चाइल्ड को पैदा होते ही मार देना, तो ऐसे कुछ इवल्स थे सोसाइटी में जिसकी वजह से उनकी जो स्टेटस था, उनकी जो पोजीशन थी सोसाइटी में बहुत ही ख़राब थी। बट नाउ मेनी लॉज हैव बीन पास रिगार्डिंग विद दिस। तो इन सारे इवल्स को लेके सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए टाइम टू टाइम, सो दैट उनका स्टेटस इंक्रीज हो सके। आज के टाइम में फीमेल्स को भी इक्वल राइट्स और इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है। नाउ फीमेल्स आर डूइंग जॉब्स आफ्टर गेटिंग एजुकेशन। एजुकेशन लेने के बाद आज अपने घर से बाहर निकलकर फीमेल्स भी इक्वल जॉब कर रही हैं और अर्न कर रही हैं। सीट्स उनके लिए रिजर्व्स हैं, इवन पंचायत के अंदर बहुत सारी जगहों में गवर्नमेंट ने उनको अलग से फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, सो दैट उनका भी प्रॉपर वेलफेयर हो सके सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज संस्कृताइजेशन। दिस इज अ प्रोसेस इन विच द लोअर कास्ट कोलेक्टिवली अडॉप्ट्स द कस्टम, ट्रेडिशंस, वेज ऑफ द लाइफ ऑफ अपर कास्ट पीपल। संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो ऐसे रीति रिवाज, ट्रेडिशंस या ज़िंदगी के जीने के तरीके सीखते हैं जो अपर कास्ट के लोग जिस तरीके से रह रहे हैं। Through this process, lower caste people even sacrifice their actual traditions, customs, etc. तो lower caste people जो है अपने रीति रिवाज, अपने तौर तरीके छोड़कर जो अपर कास्ट के लोगों के तौर तरीके हैं, जिस तरीके से वो रहते हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल है, उनके बात करने का तरीका, धीरे धीरे वो सीखना स्टार्ट करते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृताइजेशन। कुछ फीचर्स बताने हैं इसके। सबसे पहला है यूनिवर्सल प्रोसेस। इट मीन्स दैट इट वॉज नॉट लिमिटेड ओनली टू हिंदू कास्ट बट इट इन्फ्लुएंस वॉज ऑल्सो सीन अमंग सिख, जैन, मुस्लिम्स एट्सेट्रा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदूज में ही संस्कृताइजेशन देखने को मिलती है कि लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट की चीज़ें सीख रहे हैं। हर कम्युनिटी, हर सोसाइटी के लोग जो है वो संस्कृताइज्ड होते हैं। लोअर कास्ट के लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वो हायर स्टेटस अचीव कर सके सोसाइटी में और ऐसी चीज़ें सीख सके जो अपर कास्ट के लोग कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है ग्रुप मोबिलिटी। एवरी लोअर कास्ट ग्रुप वांटेड टू लिफ्ट इटसेल्फ अपवर्ड इन सोसाइटी। संस्कृताइजेशन में ऐसा देखा गया है कि कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता, काफ़ी जो लोग होते हैं ग्रुप में वो कोशिश करते हैं अपना स्टेटस चेंज करने के लिए ताकि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके सोसाइटी में। थर्ड पॉइंट है पोजिशनल चेंज। इन संस्कृताइजेशन पोजिशनल चेंज टेक्स प्लेस बट नॉट द स्ट्रक्चरल चेंज। ऐसा नहीं होता कि पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं वो सब अपर कास्ट में आ जाए और लोअर कास्ट के लोग ख़त्म ही हो जाए। स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा कि नीचे लोअर कास्ट लोग हैं, देन मिडल है, देन अपर कास्ट है। सिर्फ फ़र्क इतना आएगा कि वहाँ पर पोजिशनल चेंज हो रहा है कि उनमें से कुछ लोग जो लोअर कास्ट के हैं अब वो अपर कास्ट में आ चुके हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं, ट्रेनिंग ली है, एजुकेशन ली है, तो वो चीज़ें सीख कर उन्होंने लाइफस्टाइल जो है अपर कास्ट की वो अडॉप्ट करनी स्टार्ट कर दी है टाइम के। मीन्स दैट द कास्ट हायरार्की रिमेन्स एज इट इज़। तो हायरार्की सिस्टम जो है लोअर से लेके अपर तक वो स्ट्रक्चर वैसा ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। लास्ट आपका पॉइंट है इमिटेशन, कि जितने भी लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो अपर कास्ट के लोगों को फॉलो करते हैं, उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपका नेम एनी टू सोर्सेज ऑफ संस्कृताइजेशन, कि किस तरीके से संस्कृताइजेशन पॉसिबल हो पा रहा है हमारी सोसाइटी में। सबसे पहला पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। आज के टाइम में जितने भी लोग हैं इक्वली एजुकेशन ले पा रहे हैं और सबको वेस्टर्न एजुकेशन इक्वली मिल रही है। स्कूल्स, कॉलेजेस ओपन किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से वेस्टर्न एजुकेशन अवेल कर हर कोई जो है न्यू कस्टम्स, न्यू ट्रेडिशंस और न्यू वेज ऑफ लाइफ सीख रहा है, जो शायद किसका पार्ट है, अपर कास्ट लोगों का। सेकेंड पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने की वजह से अर्बनाइजेशन पॉसिबल हो रही है। अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरों का बसना। धीरे धीरे शहर जो है डेवलप हो रहे हैं, लोग जो है रूरल एरिया से कन्वर्ट होकर शहरों में आ रहे हैं। अर्बन कंडीशंस, इट वाज very easy for the lower caste to hide their actual caste and to adopt the new caste। रूरल एरियाज़ में रहकर उन्हें वही कास्ट, वही क्लास फॉलो करनी पड़ती है, बट अगर वो शहरों में आ जाते हैं तो अपनी कास्ट वो ईजिली हाइड कर सकते हैं और नए तरीके से लोगों के साथ मिक्सअप हो सकते हैं, नई जगह जॉब कर सकते हैं,
अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से अर्बनाइजेशन के थ्रू भी ये पॉसिबल हो पा रहा है। टाइम के साथ संस्कृताइज्ड होकर अपना स्टेटस चेंज कर रहे हैं। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.